लास्ट टाइम जो हमारी कहानी छूटी थी, जो स्टॉप हमने लिया था, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पे लिया था। ठीक है जी। और ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है, ये पार्ट 2, शेड्यूल 3, कंपनीज एक्ट 2013 पर बेस्ड होता है। तो कई बार आप लोगों के मन में क्वेश्चन आता होगा ना, सोल प्रोप्राइटरशिप में तो पहले प्रॉफिट एंड लॉस बनता था, फिर बैलेंस शीट बनती थी। यहाँ ऐसा क्यों है? यहाँ पहले बैलेंस शीट है, फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस है। दिस इज द वे ऑफ प्रेजेंटेशन इन एनुअल रिपोर्ट ऑफ कंपनी एज पर द कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट ने पार्ट 1 में बैलेंस शीट रखी है, और पार्ट 2 में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लिखा है। बनाने का तरीका वही है, पहले स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फिर बैलेंस शीट बनती है, यानी साइमल्टेनियसली बनते हैं सबसे। लेकिन दिखाया जो प्रेजेंटेशन है, पहले दिखाई जाती है कि आपके पास बैलेंस शीट, फिर दिखाया जाता है आपके पास स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, फिर दिखाया जाता है नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट्स किसके? बैलेंस शीट के और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दोनों के। और बाद में फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट, तब जाके आपकी एनुअल रिपोर्ट पूरी होती है, और बहुत सारे एनेक्सर्स होते हैं उसके अंदर। तो ये रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपके सामने चल रहा है, और यहाँ पर भी हमारे पास रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। ठीक है जी। ये एनसीईआरटी मैंने आपके सामने रखी हुई है। हम एक एक आइटम को लेना शुरू कर रहे हैं। वी आर स्टार्टिंग विद रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक। आइटम यहाँ से एक्सपेंडिचर हम आपके टीएस ग्रेवाल के हिसाब से लेके चलेंगे, वही सारा का सारा सिस्टम है। अभी थोड़ी देर में सब याद हो जाएगा आपको। ठीक है। और इसी टेबल के जो कंपोनेंट हैं, जब हम रेशियो एनालिसिस पढ़ेंगे तो रेशियो को पढ़ते समय हमें वो हेल्प करता है। आइए देखिए जरा, एक एक करके लेके चल रहे हैं यहाँ पर। ये प्रेजेंटेशन हमने पिछली क्लास में देख लिया था किस तरह से प्रेजेंट। यहाँ से चलते हैं रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है। रेवेन्यू को बोलते हैं रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, या उसको पुकारा जाता है किसके नाम से? ग्रॉस इनकम के नाम से भी पुकारा जाता है। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो होता है, इसका असली मतलब होता है नेट सेल्स। क्या बोलते हैं इसको? नेट सेल्स। नेट सेल्स क्या होती है आप जाने, तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि नेट सेल्स जो होती है वो किसके बराबर होती है? टोटल सेल्स, टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। अब आप मुझे बताइए कि सेल्स रिटर्न किसे बोला जाता है? रिटर्न इनवर्ड को या रिटर्न आउटवर्ड को? अरे रुक जाओ भाई, जिससे पूछा वो बताए। रिटर्न आउटवर्ड को किसको बोला जाता है? आउटवर्ड को नहीं बोला जाता, किसको बोला जाता है? इनवर्ड को बोलते हैं। अच्छा, दूसरे बच्चे मैंने पूछा था, तो आई गॉट 50% आंसर रिटर्न आउटवर्ड, 50% आंसर रिटर्न इनवर्ड। बताओ तो किसको बोलते हैं? रिटर्न इनवर्ड को ही बोलते हैं, है ना? पक्का कंफर्म है? तो रिटर्न इनवर्ड कहलाती है सेल्स रिटर्न। ये आपके पास क्या होती है? रिटर्न इनवर्ड्स, ये। और उसके बाद टोटल सेल्स जो होती है वो किसके बराबर होती है? टोटल सेल्स ये होती है कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स के बराबर। तो और ये जो नेट सेल्स है, इसे हम क्या बोलते हैं? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बोल के चलते हैं। ठीक है। इसका ध्यान रखेंगे। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अभी मैं जब आगे बढ़ूंगा तो ध्यान देखेंगे। यहाँ मैं आपके बोर्ड को दो हिस्सों में बांट के चल रहा हूँ। एक तरफ मैं लिख रहा हूँ एक्सपेंसेस, दो हिस्सों में बांट के चल रहे हैं बोर्ड को। यहाँ मैं लिख रहा हूँ आपके सामने कि एक्सपेंसेस। ये मैंने बचपन में भी आपको बताया था कई बार। एक्सपेंसेस, एक्सपेंस की दो कैटेगरीज होती हैं। एक को बोलते हैं डायरेक्ट, दूसरे को क्या बोलते होंगे बताओ तो जरा मुझे। इनडायरेक्ट। ठीक है। डायरेक्ट तो ये जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ये फैक्ट्री से रिलेटेड होते हैं। किससे रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं ये सारे के सारे? विच आर रिलेटिंग टू फैक्ट्री। हमारे प्रोडक्शन से रिलेटेड, फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चे होते हैं सारे के सारे। इस तरफ चले आए, एक्सपेंसेस की दो कैटेगरीज हम लोग लेके चलते हैं। दो कैटेगरी में कौन कौन से एक्सपेंसेस? एक को कहते हैं हम लोग ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग कहते हैं। एक को क्या कहते हैं? नॉन ऑपरेटिंग। ये जब आपने गुडविल चैप्टर पढ़ा था ना, तब भी हमने इसका डिस्कशन किया था। ऑपरेटिंग की फर्दर कैटेगरीज होती हैं। क्या होते हैं? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अदर एक्सपेंस भी होते हैं लेकिन छोड़ दीजिए, ये एक्सपेंस की कैटेगरीज हैं। जब हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आपके सामने पढ़ेंगे कंपनी का, तो वहां भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का क्लासिफिकेशन है, लेकिन इनडायरेक्ट सा क्लासिफिकेशन है, सामने दिखने वाला क्लासिफिकेशन नहीं है। ठीक है। इसी तरह से हमारी जो इनकम होती है,
वो भी दो तरह की होती है। इसकी दो कैटेगरीज हमारे पास आई हैं। एक को बोला हम लोगों ने डायरेक्ट। डायरेक्ट इनकम को हम ऑपरेटिंग इनकम भी बोलते हैं, ऑपरेटिंग। और ये ऑपरेटिंग इनकम को ही बोला जाता है क्या? नेट सेल्स। और ये नेट सेल्स को ही बोला जाता है क्या? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। अब क्या होगा पता है? जब हम थर्ड बुक पढ़ेंगे तो थर्ड बुक में हम नेट सेल्स टर्म ज्यादा नहीं इस्तेमाल करते, बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। वहां हम इस्तेमाल करेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नेट सेल्स के लिए। ठीक है जी। और इस तरफ चले आए, यहाँ बोला क्या? इनडायरेक्ट। 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 ठीक है जी। ये इनडायरेक्ट को हम क्या नाम देते हैं? अदर इनकम भी बोलते हैं, अदर इनकम। मतलब इनडायरेक्ट इनकम को हम लोग अदर इनकम भी बोलते हैं। इसको नाम देते हैं हम लोग क्या? नॉन ऑपरेटिंग। नॉन ऑपरेटिंग इनकम। या इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं अदर इनकम भी। अदर इनकम। अदर इनकम। ये सब सिनोनिम्स है, अदर इनकम। ऐसे करके दिखाया जाता है। ठीक है जी। एक्सपेंस और इनकम, इसका हम बार बार इस्तेमाल करेंगे जब हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे। ठीक है। इससे रिलेटेड मैंने एक शीट दी थी आपको 2 पेज की। इसमें सारे ऑपरेटिंग, सारे नॉन ऑपरेटिंग, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, है ना, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सारे के सारे एक्सपेंसेस आपके सामने शेयर करे थे, अगर ध्यान हो आप लोगों को तो, है ना। बचपन में भी दिया था, और जब आप बड़े हो गए यानी ट्वेल्थ में आए तब भी दिया था। ये हमारे पास, तुम्हारे पास नहीं है? अच्छा। ठीक है, चलिए अब दोबारा चले अपने पॉइंट पे। आ जाइए, इस पे चलते हैं। तो भाई, ये क्या कह रहा है कि नेट सेल्स है, ये नेट सेल्स, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न है ये। ठीक है। और अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और अ ट्रेडिंग कंपनी। ठीक। फाइनेंस कंपनी के लिए कुछ अलग होगा। ठीक है। अच्छा। उसके बाद क्या होता है? ये जो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है, फी अर्न बाय सर्विस कंपनी। सर्विस कंपनी का तो रिवेन्यू क्या होगा? फीस ही होगा। एंड डिविडेंड और इंटरेस्ट अर्न बाय वो कंपनी जो क्या कर रही है? बिजनेस इन सिक्योरिटीज है, फाइनेंस कंपनी है, ठीक है, बैंकिंग कंपनी है, इन्वेस्टमेंट फर्म्स है। उनके लिए तो इंटरेस्ट मिलना और लेना और देना, और डिविडेंड मिलना, और डिविडेंड मिलना जो है वो उनके लिए क्या कहलाएगा? हाँ, ऑपरेटिंग इनकम कहलाएगा। ठीक है। इसके बाद अदर इनकम होती है। लेकिन एक चीज का और ध्यान रखना, ठीक। अच्छा, मान लो आपने कपड़ा खरीदा और उससे अपना सूट बनवाया। जैसे लड़कियां कपड़ा खरीदती हैं, सूट बनवा देती हैं। लड़के कपड़ा खरीदते हैं, ब्लेजर पैंट शर्ट वैसा बना लेते हैं। आपने देखा ना रेमंड्स का, दिवाली के टाइम पे गिफ्ट पैक आते हैं। तो गिफ्ट क्या में क्या होता है? पैंट का और शर्ट का कपड़ा होता है गिफ्ट में। या फिर क्या होता है? कौन सा वाला सूट? ब्लेजर वाला जो सूट होता है, पैंट का मतलब ब्लेजर, कोट पैंट का कपड़ा, वो भी गिफ्ट में, बहुत सुंदर गिफ्ट पैक में रेमंड्स के आते हैं, मिलते हैं, गिफ्ट में मिलते हैं वो। ठीक है। तो तो वो मिलता है कपड़ा वाला उधर से ही, वो कपड़ा मिलता है। तो ये जो, अब आप उस कपड़े को जब सिलवाने के लिए जाते हैं, वो स्टैंडर्ड होता है, 2 मीटर, 3 मीटर, 2.5 मीटर, ऐसा उसका स्टैंडर्ड लेंथ होती है। उस तरह का वो कपड़ा होता है। तो जब आप कपड़ा सिलवाने जाते हो तो एक एक कतरा इस्तेमाल हो जाता है क्या उसका? नहीं होता। क्या बच जाती है? जो बच्चे उसे क्या बोलते हैं? कतरन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? कतरन। खाने के बाद जो बच जाता है उसको क्या बोलते हैं? जूठन। कतरन, ऐसा कहते हैं। उतरन, है ना, खुरचन। सुना आप लोगों ने ये शब्द? मलाई खुर्ची जाती है, खुरचन बोला जाता है। चांदनी चौक में जब आप जाएंगे, एक खुरचन वाला बंदा है, खुरचन की बना के, उसकी खुरचन बड़ी मशहूर है। खुरचन किसे कहते हैं? दूध गर्म करेंगे, दूध के किनारे के बर्तन में जो मलाई जम जाती है उसे अगर आप चम्मच से खुरचेंगे तो वो खुरचन बन जाती है। उस खुरचन को चांदनी चौक में हलवाई जो है, एक मिठाई की शेप में बिकता है, और लाइन लग के बिकता है वो। बड़ी शानदार खुरचन है उसकी। उसके एम्प्लॉयज क्या करते हैं? बड़े बड़े पीतल के पतीलों को गर्म करते हैं, दूध को ना ऐसे दीवारों पे लगा के गर्म करते रहते हैं। तो दीवारों को गर्म पे करोगे तो क्या होगा? वो जमता चला जाएगा। फिर उसको खुर्च करके निकालते हैं, तो खुरचन बेचते हैं चांदनी चौक, जाके देखिएगा जरा। ये क्या है? कतरन। यानी कि कपड़ा कटा और छोटे छोटे पीसेस बच गए। दर्जी क्या करते हैं? उसका कतरन को उन लोगों को दे देता है जो उससे क्या करते हैं? मैट बनाते हैं। देखो ना, दरियां बनाते हैं उससे, और बहुत सारी, देखा कभी आपने? अभी दिवाली के टाइम पे जाएंगे देखेंगे आपको, हैंडलूम्स जो होते हैं ना, हैंडलूम में आपको जो जमीन में बिछाने वाले, सर्दियों में बिछाने के लिए यूज करते हैं ना कपड़ा, तो क्या होता है? तो जो कतरन होती है ना कपड़े की, उससे बनता है। ठीक है जी। तो
कोई भी आपने प्रोडक्ट बनाया, उस प्रोडक्ट को बनाने के बाद जो उसका यूजलेस पार्ट बच गया, स्क्रैप बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्क्रैप। प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करते समय अगर आपने सेल कर दिया गुड्स का, उसकी जो स्क्रैप है उसे भी बेचा, वो भी किसका पार्ट होता है? वो भी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का ही पार्ट होता है। सेल ऑफ, क्या बोलेंगे, स्क्रैप। यानी कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में सेल ऑफ स्क्रैप भी जुड़ेगा। इसका ध्यान रखेंगे। नोट कर लो बेटा, कहीं पर भी रेवेन्यू, अपनी बुक में नोट कर लीजिए। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के अंदर क्या जुड़ेगा? सेल ऑफ स्क्रैप भी जुड़ेगा। ठीक है। जैसे मान लो आप टीन के कनस्तर बनाते हैं। ठीक है, टीन के कनस्तर देखे होंगे ना। टीन को, टीन टीन नहीं पता? कनस्तर नहीं देखा जिसमें वो सरसों के तेल आता है, बड़े बड़े तेल, शादियों के टाइम में देख कनस्तर होते हैं। जब भंडारा वगैरह होता है तो कनस्तर होते हैं। कनस्तर जो बनते हैं उनमें एल्यूमिनियम काटा जाता है, वो टीन के कनस्तर, टीन काटा जाता है, उसके बाद उनको जोड़ दिया जाता है धातु मेटल से वेल्डिंग करके। तो जो बच गया पार्ट वो क्या होगा? सेल ऑफ स्क्रैप बीच में। आपने देखा होगा जो आपकी स्लीपर्स बनती हैं, स्लीपर्स एक खांचे में रख के काट के बनाए जाते हैं, उसके बाद जो बच गया टुकड़ा वो क्या होता है? सेल ऑफ स्क्रैप होता है वो। ठीक है। तो सेल ऑफ स्क्रैप इज ऑल्सो पार्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसका ध्यान रखेंगे। ठीक है। अच्छा, तो बारी आई किसकी? अदर इनकम की। अदर इनकम में अदर देन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर देन सेल ऑफ स्क्रैप, सब उसके अंदर कवर हो जाता है। ठीक है जी। ये वो है जो बिजनेस एक्टिविटी से थोड़ा सा अलग होती हैं। अदर इनकम भी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में शो करी जाती है। इसका एग्जांपल क्या है? कैश डिस्काउंट रिसीव्ड है, गेन ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी है, प्लांट एंड इक्विपमेंट है, एक्सेस प्रोविजन रिटर्न बैक हो गया, आपने प्रोविजन वो डेप्रिसिएशन बनाया था उसे वापस कर दिया, डेट रिकवर्ड हो गए, इंटरेस्ट अर्न फिक्स डिपॉजिट हो गया, बैंक में जो था डिविडेंड अर्न हो गया, नॉट फाइनेंस कंपनी। ठीक है। लेकिन फाइनेंस कंपनी के लिए इंटरेस्ट और डिविडेंड जो है वो क्या है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहलाएगा। लेकिन फाइनेंस कंपनी अगर मशीनरी बेच के प्रॉफिट कमाती है तो उसके लिए भी अदर इनकम कहलाएगी। प्लीज ध्यान, इसका ध्यान रखना। ठीक है। ये एग्जांपल आपके सामने है। अंडर विच फॉलोइंग रेवेन्यू आइटम ऑफ अ नॉन फाइनेंशियल कंपनी विल बी शोन? बताइए, सेल और सेल ऑफ स्क्रैप कहाँ दिखेगा? आरएफओ के अंदर दिखेगा, है ना। आरएफओ मत लिखा, वो ऐसा लगता है यूएफओ बोल रहे हो। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पूरा लिखिए, इसके अंदर दिखेगा ये रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के अंदर, ये रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के अंदर कैश डिस्काउंट कहाँ जाएगा? अदर इनकम में। इंटरेस्ट कहाँ जाएगा? अदर इनकम में। डिविडेंड कहाँ जाएगा भाई? आपकी अदर इनकम में जाएगा। है ना। ये एग्जाम्पल है आपके सामने, आप ही की बुक का एग्जाम्पल है, मैंने अलग से थोड़ा लिया है। और देखिए, 31, अंडर विच हेड द फॉलोइंग आइटम फॉर अ फाइनेंशियल कंपनी, किस कंपनी के लिए बोल रहे हैं? हमेशा कैश फ्लो का क्वेश्चन या चैप्टर का क्वेश्चन इस चैप्टर का आ जाए तो आपको ध्यान देके चलना है। आर वी टॉकिंग अबाउट फाइनेंस कंपनी या नॉन फाइनेंस कंपनी, ऐसा करके। अब मुझे बताइए, फाइनेंस कंपनी के लिए इंटरेस्ट अर्न क्या होता है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस होता है। डिविडेंड क्या होता है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। प्रॉफिट ऑन सेल क्या होगा? अदर इनकम। और रिफंड ऑफ इनकम टैक्स क्या होगा? अदर इनकम कहलाएगी। सिंपल है। मुझसे बोलो क्या हुआ। हाँ, मैंने बोला आरएफओ मत भूलना। लोग एग्जाम में आरएफओ लिख के चले आते हैं। हम तो, मैं आर को यू बना दूंगा, बोलूंगा यूएफओ। यूएफओ की फुल फॉर्म मालूम है किसी को? क्या होती है? अनआइडेंटिफाइड अंटी, व्हाट इज, व्हाट इज अनटिफाइड? फिर से कह रहा है, अनअंटिफाइड। अरे ये अंटिफाइड क्या होता है भाई? मतलब वो चीज जो आपने अंटे में नहीं रखी वो। आओ देखें, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, ऐसा करके। ठीक है। ये आपसे बोला क्या? कैलकुलेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड अदर इनकम फॉर अ नॉन फाइनेंशियल कंपनी। अब आप देखिए भाई, ये रेवेन्यू बनेगा सेल्स, सेल्स रिटर्न माइनस हो जाएगा उसमें से, सेल ऑफ स्क्रैप इसके अंदर जुड़ जाएगा, जुड़ जाएगा। तो देखिए आपके सामने क्या, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में तीनों आइटम जुड़े, और बाकी के दो आइटम है, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट एंड डिविडेंड, ये क्या चला गया? अदर इनकम। सबका टोटल मिला के बन गया वैसा वाला पार्ट। ये जो टोटल रेवेन्यू है, ये इस पार्ट की बात करते हैं हम, ये वाले पार्ट की बात करते हैं, टोटल रेवेन्यू इसकी, इसकी बात होती है टोटल रेवेन्यू। ठीक है जी। चलो आगे चलें जरा। और इलस्ट्रेशन आपके सामने फिर से आया कि अब आपके पास क्या है? फाइनेंशियल कंपनी है। कौन सी कंपनी है? फाइनेंशियल। तो जरा देखिए, मिसलेनियस इनकम क्या कहलाएगी? अदर इनकम ही कहलाएगी। इंटरेस्ट ऑन लोन क्या कहलाएगा? रेवेन्यू कहलाएगा। डिविडेंड क्या कहलाएगा? रेवेन्यू कहलाएगा। गेन ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग क्या कहलाएगा? अदर इनकम कहलाएगी। देख लो आपके सामने लिख दिया।
फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल का बड़ा डिस्क्रिप्शनरी सा डिफरेंस आप लोग लेके चलेंगे। ठीक है, क्योंकि बैंकिंग कंपनी के लिए तो इंटरेस्ट लेना देना क्या नॉर्मल एक्टिविटी है। और थोड़ा आगे चलते हैं अब। ठीक है, अब बारी आती है एक्सपेंसेस की। ठीक, ये हमारे पास हमने ये दो पार्ट कर लिए, अब हम चले आए किस पर, एक्सपेंसेस पर। पहला पार्ट एक्सपेंस का क्या हमारे पास है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। अब ये जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम होता है, मटेरियल तीन तरह का होता है आपके पास। एक जिसे हम बोलेंगे रॉ मटेरियल, कपड़ा बनाने वाली, जैसे मान लो गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रेमंड्स है। रेमंड्स के लिए क्या, कपड़ा जो है सिंपल कपड़ा, पैंट का, शर्ट का, टी शर्ट का, पजामे का, वो जो भी है, वो क्या कहलाएगा उसके लिए, क्या है, वो रॉ मटेरियल है। फिर वो कपड़ा, कुछ पैंटें बन गई, कुछ शर्टें बन गई, पैंट में जिप नहीं लगी, लूप नहीं लगी, शर्ट बन गई उसमें पॉकेट नहीं लगी, कॉलर नहीं लगे, वो तो सब पहले पैंट शर्ट बनती है, उसके कॉलर वॉलर बाद में फिट करे जाते हैं। तो ये क्या कहलाएगा, सेमी फिनिश कहलाएगा, वर्क इन प्रोग्रेस बोलते हैं इसको। और जो पैक हो गया, दुकान में बिकने के लिए तैयार खड़ा है, उसे बोलते हैं फिनिश्ड। ठीक है जी। तो जब हम कॉस्ट ऑफ मटेरियल बोलते हैं तो तीन चीजें उसके अंदर कवर होती हैं। नंबर वन, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, और तीसरा होता है क्या, फिनिश गुड्स का। ठीक, इसके अलावा एक चीज और होती है। रेमंड्स में जब आपको भी जाएंगे तो वो आपको बेल्ट भी दिखाते हैं, बेल्ट, वॉलेट भी दिखाते हैं लेदर, कफलिंग भी दिखाते हैं, टाई पिन भी दिखाते हैं, टाई भी दिखाते हैं। ठीक है, मेन की एसेसरीज बहुत सारी दिखती है वहां पर आपको। ये कहलाती है क्या, स्टॉक इन ट्रेड। ये मटेरियल नहीं होता है, ये बना बनाया सामान होता है जिसे आप बेचेंगे, इसे स्टॉक इन ट्रेड बोलते हैं। ठीक, तो आप समझिए, स्टॉक, स्टॉक इन ट्रेड और कॉमन स्टॉक। याद है मैंने कुछ दिन पहले भी डिफरेंस बोला था। स्टॉक कौन सा होता है, जो रॉ मटेरियल का, सेमी फिनिश का, फिनिश का। ठीक है, स्टॉक इन ट्रेड उसका जो आप बना बनाया खरीद रहे हो। और कॉमन स्टॉक कहते हैं शेयर्स को, सिक्योरिटीज को, सिक्योरिटीज को कॉमन स्टॉक बोला जाता है। ठीक है जी, शेयर डिबेंचर्स को। तो ये हम कौन सा वाला लेके चल रहे हैं, स्टॉक, कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम लेके चल रहे हैं। और तो और स्टॉक इन ट्रेड देखो अलग से दिखा रखा है, अलग से दिखा रखा है ना, अलग हेडिंग में दिखा रखा है। इसको बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इसको लेके चलते हैं, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। अब आप देखिए, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है कि आपने कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, कि आपने एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में कितना मटेरियल कंज्यूम किया, तो कैसे निकालेंगे, आप लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल प्लस, फिर क्या लिखते हैं आप लोग यहाँ पर, नेट परचेजेस, नेट परचेजेस, तो माइनस कर देते हैं क्या यहाँ से आप, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करते हैं तो क्या निकल आता है आपके पास, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं है, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। इसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। ठीक, अच्छा, इस कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में आपके पास वो जो फॉर्मूला था ना, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, वो माइनस क्लोजिंग स्टॉक, वो वाला फॉर्मूला नहीं लगता। क्यों नहीं लगता अभी बता रहा हूँ इसके बारे में, आइए देखें जरा, इस तरफ देखते हैं। तो ये है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, फॉर्मूला है ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल, यानी इन्वेंट्री स्टॉक के लिए यूज कर रहे हैं, परचेज ऑफ मटेरियल एंड माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल दिखता है आपके सामने, ये रहा, क्या दिख रहा है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम निकालिए। आपके पास ओपनिंग, ये रहा ओपनिंग, परचेज ये रहा 20 लाख, क्लोजिंग ये रहा, यू गोट आंसर 19,50,000। आसान था। ठीक है जी, इधर आ जाते हैं, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम निकालने के लिए बोला है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल यूज होगा, परचेजेस यूज होगा और क्लोजिंग स्टॉक यूज होगा। फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स नहीं यूज होंगी। वो कहाँ यूज होंगी, चेंज इन इन्वेंट्रीज में यूज होंगी। चेंज इन इन्वेंट्रीज कहाँ है, अगला वाला हेडिंग है, दिख रहा है, अगले हेडिंग में दिख रहा है साफ साफ। चेंज इन इन्वेंट्री किसका, फिनिश गुड्स का, वर्क इन प्रोग्रेस का और स्टॉक इन ट्रेड का, वो अलग हेडिंग है, उसके साथ इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। कैसे आएगी बता, अरे रुक जा भाई, रुक जा रुक जा रुक जा। मटेरियल मतलब, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम का मतलब रॉ मटेरियल की बात कर रहे हैं हम। तो रॉ मटेरियल तो फिनिश, जैसे ही वो फिनिश बन गया तो रॉ मटेरियल रहा ही नहीं, वो भी रॉ मटेरियल नहीं रहा। अरे तो उसके लिए तो अलग हेडिंग है, ये रही ना अलग हेडिंग उसके लिए। इससे अगली हेडिंग क्या है, दिख रहा नहीं अगली हेडिंग, चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स, सेमी फिनिश गुड्स और स्टॉक इन ट्रेड, उसको अलग हेडिंग में डाल दिया ना, और रॉ मटेरियल को अलग हेडिंग में डाला। तो जब हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस दिखाएंगे
तो क्रोनोलॉजिकली कैसे चलेंगे यहाँ, कि पहले दिखेगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, फिर अदर इनकम, तो बनेगा टोटल रेवेन्यू। फिर नीचे एक्सपेंस की पहले कैटेगरी एसेंशियली रॉ कॉस्ट ऑफ मटेरियल, रॉ मटेरियल कंज्यूम होगा। उसके बाद आएगा स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है। और जो स्टॉक इन ट्रेड बिका नहीं, और जो रॉ मटेरियल सेमी फिनिश और फिनिश की फॉर्म में है, उसको तीसरी कैटेगरी में डालते हैं। भाई स्टॉक की तीन फॉर्म थी, एक फॉर्म क्या थी, रॉ मटेरियल, दूसरी सेमी फिनिश, तीसरी फिनिश, और स्टॉक की एक ही फॉर्म थी। तो अब अगर मेरा रॉ मटेरियल में से सेमी फिनिश बच गया, फिनिश बच गया, और स्टॉक इन ट्रेड भी बच गया, उन तीनों को एक ही कैटेगरी में डाल दिया, नीचे चेंज इन इन्वेंट्री की कैटेगरी में डाला है। क्लियर है जी, दिख रहा है। इसके दो भाई कौन से वाले, सेमी फिनिश और फिनिश, वो स्टॉक इन ट्रेड चेंज इन इन्वेंट्री के अंदर गए, और स्टॉक इन ट्रेड जो बच गया वो भी इधर चला गया। ये जो है ये वाला अपने आप में कंप्लीट हेडिंग है। हाँ ये एक हेडिंग है, देख तो रही हो, चेंज इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश गुड्स की, वर्क इन प्रोग्रेस की, और स्टॉक इन ट्रेड की, एक हेडिंग है, लॉजिकल प्लेसमेंट है। पहले रॉ मटेरियल का प्लेसमेंट कर दिया कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम बोलकर, फिर स्टॉक इन ट्रेड का परचेज लिख दिया, और अब कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में से सेमी फिनिश और फिनिश्ड और स्टॉक इन ट्रेड जो नहीं बिका वो, उनको चेंज इन इन्वेंट्री के अंदर दिखाया है। तो अभी पहले हम इस पर फोकस करेंगे। आइए देखते हैं इधर। फिर से कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम निकल आया आपके सामने, ठीक है। अब आपसे बोला कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम निकालिए, किसका, ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल दे रखा है 1,50,000 का, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस का हमें कुछ नहीं करना, मटेरियल परचेज ड्यूरिंग दर 15 लाख चाहिए, क्लोजिंग इन्वेंट्री मटेरियल चाहिए, और क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस हमें नहीं चाहिए। इनमें से जो बचा हुआ पार्ट है उसी से हमारा क्या निकल आएगा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम आएगा। इनको यहाँ फॉर्मूले में यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ हम ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस निकालकर चेंज इन इन्वेंट्री निकालते हैं, जो कि अगले हेडिंग के अंदर कवर होता है। वैसा इसका काम बोला। अब बारी आई किसकी, स्टॉक इन ट्रेड की। किसकी बारी आती है, स्टॉक इन ट्रेड। तो स्टॉक इन ट्रेड किसको बोलते हैं भाई, ये वो गुड्स होती हैं जो परचेज करी जाती है रीसेलिंग के लिए। आप वॉलेट खरीद रहे हैं, बेल्ट खरीद रहे हैं, रुमाल खरीद रहे हैं, ठीक है, और कफलिंग्स खरीद रहे हैं, टाई पिन खरीद रहे हैं, है ना, मेन की एसेसरीज खरीद रहे हैं, वो सारी की सारी चीजें, जब आदमी एक स्टोर में जाता है सोचता है, चलो ये भी खरीद लूं, है ना। नेल कटर तक मिल जाएगा आपको रेमंड्स के शोरूम, वो भी मिल जाएगा, ठीक है, वैसा करके मिलता है, ठीक है। आपने देखा होगा, पुराने जमाने में होते थे ना ऐसे, एक यहाँ से और यहाँ से वो बेल्ट बांधी जाती थी ऐसे वाली, प्लास्टिक वाली बेल्ट, नहीं देखी थी, पुरानी हिंदी फिल्मों में दिखती थी। बैगी पैंट होती थी, पैंट बहुत भारी होते थे, इंसान सूखे होते थे। सूखा इंसान कौन है, एक ही है यहाँ पर, है ना। तो अगर किसी सूखे इंसान को बहुत बहुत भारी पैंट पहना दी जाए, बैगी बैगी पैंट देखी थी आपने पुराने जमाने में, ये थैले जैसी पैंट, ठीक है। या फिर ऐसे व्यक्ति जो बहुत लूज कपड़े पहनते हैं, ठीक है, तो वो पैंट भी लूज बनती है, अब कहाँ सिलवाते रहे, क्योंकि थोड़े दिनों में घेरा बढ़ जाएगा, छोटा हो जाएगा, तो वो ऐसी वाली बेल्ट पहन के चलते थे। और बार बार हिंदी फिल्मों का एक सीन मुझे याद आता है, ऐसे करके चटाक से करते थे आवाज, ऐसे करके फिल्मों में सीन दिखता था, पुराने जमाने में दिखता, अब नहीं दिखता, तो ओल्ड फैशन हो गया है, ऐसा करके, ठीक है। ये रहा। तो कंपनी कैरीज आउट फर्दर प्रोसेस। अच्छा सुनो, अब एक मजेदार चीज समझना, अगर आपने स्टॉक इन ट्रेड खरीदा, उसको प्रोसेस कर दिया, और नया प्रोडक्ट बना लिया, तो फिर ये रॉ मटेरियल की, तो फिर ये मटेरियल कंज्यूम की कैटेगरी में चला जाएगा, ठीक है। जैसे आपने पेपर खरीदा, मान लो आप क्या स्टेशनरी वाले हैं, आप पेपर खरीद रहे हैं और उसको पेपर के दिन बेच रहे हैं, तो वो क्या स्टॉक इन ट्रेड है, क्योंकि बनाते तो हो नहीं। लेकिन अगर आप क्या कर रहे हैं, स्टेशनरी वाले हैं, पेपर खरीद रहे हैं, मान लो आपने 100 रीम पेपर खरीदा, 50 रीम को तो पेपर की फॉर्म में बेच दिया, और 50 रीम की नोटबुक बना के बेच दी, तो जो 50 रीम आपने पेपर खरीदा, वो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम की कैटेगरी में चला गया, क्योंकि आपने क्या कर दिया, उसका वैल्यू एडिशन कर दिया। अब आपने उसे पेपर रिम की फॉर्म में नहीं बेचा, नोटबुक की फॉर्म में बेच दिया। ये वो कह रहा है यहाँ लाइन क्या, कि if a company carries out further processing of the goods purchased, they do not remain stock in trade, it becomes a part of cost of material consumed। कोई पेपर का एग्जांपल ले रहा है, परचेज कर दिया स्टेशनरी वाले ने पेपर रिसेल के लिए, तो स्टॉक इन ट्रेड कहलाएगा। लेकिन उसी पेपर को अगर उसने रजिस्टर्स, नोटबुक, स्पाइरल वाली नोटबुक बनाकर बेच दिया, तो क्या कहलाएगा वो, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कहलाएगा वो, ऐसा करके, ठीक है। और चले आगे जरा। अब बारी आती है चेंज इन इन्वेंट्रीज की, फिनिश गुड्स की, वर्क इन प्रोग्रेस की, और स्टॉक इन ट्रेड की, ठीक है।
ये ना एक इलस्ट्रेशन से देखिए, यहाँ पर ये इलस्ट्रेशन बहुत अजीब सी है, आप जरा समझना इसको। ये देखिए, यहाँ ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री प्लस में लिखी गई है, दिख रही है आपको? यहाँ ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस में लिखी गई है आपको। और यहाँ फिर ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री फिर प्लस में लिखी गई है। भाई क्यों हो रहा है ऐसा? व्हाट इज द रीजन? कोई बताए मुझे, क्या रीजन हो सकता है इसका? बोलो, क्या रीजन हो सकता है? क्यों ऐसा कि एक तो प्लस में दिखा रहे हैं और एक को माइनस में दिखा रहे हैं? व्हाट कुड बी द रीजन? तो क्यों ज्यादा वाले को प्लस क्यों कर रहा हूँ, माइनस क्यों नहीं कर रहा, या माइनस कर रहा हूँ तो प्लस क्यों नहीं कर रहा? हाँ, तो ये सारी तो एक्सपेंसेस हैं। हाँ, तो यहाँ ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, यहाँ भी ओपनिंग माइनस क्लोजिंग है, तो यहाँ माइनस वहां प्लस क्यों है? हाँ ठीक है, पर मैं ओपनिंग, अच्छा देख, ओपनिंग ज्यादा और क्लोजिंग कम है तो डिक्रीज हो रही है ना, फिर माइनस नहीं होना चाहिए, प्लस क्यों कर रहे हैं? हाँ, रीजन नहीं है ना कोई, है कोई रीजन? यहाँ देखो, ओपनिंग 450, ये तो बढ़ रही है, बढ़ रही है ना, ये तो बढ़ रहे हैं, तो फिर माइनस क्यों हो रहा है? तो यहाँ यहाँ बता, चल इधर बता, है क्या हो, फिर क्या हुआ? हाँ, अच्छे गेस लगा रहे हो, आओ इसका रीजन देखते हैं। ये सिर्फ गेस है, रीजन देखिए क्या होता है। ये ध्यान रहेगा आपको, चलिए रीजन बताता हूँ, अब क्या रीजन था इसका। आपने बचपन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस और माइनस क्लोजिंग स्टॉक, याद है किसी को ऐसा? फाइनल अकाउंट में अकाउंटिंग इक्वेशन बहुत जगह पढ़ा था फॉर्मूला, ठीक है। लेट अस टेक एन हाइपोथेटिकल एग्जांपल, दिस इज ऑफ 5 लाख प्लस दिस इज ऑफ 10 लाख, ठीक है, दिस इज ऑफ 7 लाख माइनस 3 लाख। बताओ मेरा आंसर क्या निकला, व्हाट इज माई आंसर? अरे ऑनलाइन में जो बैठे हैं वो भी तो बता सकते हैं, व्हाट इज माई आंसर? 5 लाख, 15 और 7, 22, 3 कितना हो गया? 19 लाख, 19 लाख इज माई आंसर। ठीक है, आइए देखें जरा। अब मैं एक चेंज करता हूं, और मैं क्या लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। मैं लिख रहा हूं नेट परचेजेस, नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्या लिख रहा हूं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है, और प्लस एक्सेस ऑफ, एक्सेस ऑफ ओपनिंग स्टॉक या ओपनिंग इन्वेंट्री ओवर क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग स्टॉक, ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। आओ जरा लिखिए इसको, तो क्या होगा, व्हाट इज नेट परचेज? 10 लाख। व्हाट इज डायरेक्ट एक्सपेंस? 7 लाख। अब मुझे बता, ये ओपनिंग क्लोजिंग से कितना ज्यादा? 2 लाख ज्यादा, 2 लाख लिख दिया, ठीक है। व्हाट आई गॉट हियर? 19 लाख। तो मतलब ये दोनों फॉर्मूले ठीक है, ठीक है ना? अच्छा, आओ जरा एक और देखते हैं। अगर मैं लिखता हूं यहाँ पर क्या, नेट परचेजेस, नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है, और प्लस, अब मुझे बता, ओपनिंग 5 लाख और क्लोजिंग 3 लाख, ये डिक्रीज है या इंक्रीज है? स्टॉक का इंक्रीज है या डिक्रीज है? 5 लाख शुरू में था और 3 लाख अब है, स्टॉक इज शोइंग इंक्रीजिंग ट्रेंड और डिक्रीजिंग ट्रेंड? डिक्रीज, प्लस डिक्रीज इन स्टॉक, तो बता मेरा आंसर वही नहीं आएगा क्या? ठीक है, आओ इधर आए जरा। ओपनिंग स्टॉक कितना है? 250। क्लोजिंग कितना है? 2 लाख। क्या हुआ क्लोजिंग स्टॉक?
डिक्रीज हुआ। डिक्रीज हुआ तो क्या हुआ? प्लस हुआ। प्लस हुआ। प्लस प्लस। पॉजिटिव दिखी। और ये पॉजिटिव इसलिए दिख रही है, ये आपको अजीब इसलिए लग रही है क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, एक माइक्रोस्कोपिक वर्जन देख रहे हैं। आओ यहाँ देखें जरा। यहाँ आपका कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम है, इट इज अ पार्ट ऑफ योर एक्सपेंस। ये परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड इज अ पार्ट ऑफ योर एक्सपेंस। और चेंज इन इन्वेंट्री इट इज अ पार्ट ऑफ एक्सपेंस। इसलिए एक्सपेंस में क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। क्या हो रहा है एक्सपेंस में, ये प्लस हो रहा है। गॉट दिस पॉइंट? प्लस हो रहा है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं यहाँ पर, ये वाला जो पार्ट है, ये जो दिख रहा है आपको, डिक्रीज इन इन्वेंट्री या एक्सेस ऑफ ओपनिंग ओवर क्लोजिंग, वो क्या किया जाता है, प्लस किया जा रहा है, क्योंकि इट इज बिकमिंग अ पार्ट ऑफ एक्सपेंस। ठीक। अब जरा इस फॉर्मूले को थोड़ा बदलें, दूसरा वर्जन भी देखते हैं भाई, कि अगर क्लोजिंग ज्यादा हो जाए तब क्या होगा, है ना। इसे नोट करें। ये फॉर्मूला जो है आपको रेशियो एनालिसिस में आएगा और बहुत तंग करेगा। ये रेशियो एनालिसिस में आता है फॉर्मूला, अच्छा खासा आता है। तो जब रेशियो एनालिसिस पढ़ते हैं, इस बेस को भी लेके चलते हैं। जो लोग ऑनलाइन बैठे हैं शायद इसे समझ पाए होंगे। तो ये ऊपर रिकॉर्ड ऊपर कर चुके थे, यहाँ आ जाइए, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। वो एक्सपेंसेस जो आप अपने एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए दे रहे हैं, उनको करते हैं एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों कैटेगरी के हो सकते हैं। बड़ा बड़ा एग्जांपल है, वेजेस, सैलरीज, बोनस, लीव सैलरी, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस। ठीक है, क्या दिख रहे हैं देखो यहाँ पर, सैलरी के लिए, वेजेस के लिए, बोनस के लिए, प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी, प्रोविजन फॉर लीव एनकैशमेंट, स्टाफ वेलफेयर के खर्चे, ये सब इसके अंदर इंक्लूड करे जाते हैं। ठीक है। और प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस के रूप में शो करे जाते हैं। यानी कि हम कहाँ पहुंच गए, परचेज एंड स्टॉक इन ट्रेड पे पहुंच गए, और हम इधर पहुंच गए एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस पे। यहाँ पहुंच गए हम लोग, इस जगह पे खड़े हैं हम लोग, देख रहे हैं ये वाला। चलिए, तो देखिए, ये आपके सामने नीचे चीजें आ रही हैं। ये डायरेक्ट एक्सपेंस भी है और क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी है आपके पास। बताओ जरा, इनमें से कौन से एम्प्लॉय बेनिफिट में जाएंगे और कौन से अदर एक्सपेंसेस में जाएंगे। चलिए एग्जाम्पल लिए, वैसे कुछ ज्यादा नहीं है। ये रहे, वेजेस, बोनस, लीव सैलरी। ये डायरेक्ट कहते हैं, मतलब ये किससे रिलेटेड होंगे, दे आर रिलेटेड टू फैक्ट्री। फैक्ट्री के अंदर चलता है ये वाला सारा। वेजेस कहाँ चलता है, फिजिकल वर्क के लिए। और सैलरीज, बोनस, लीव सैलरी, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस, एम्प्लॉय कंपनसेशन ऑप्शन, ये सब क्या कहलाते हैं आपके, इनडायरेक्ट एक्सपेंस की कैटेगरी। अगर फैक्ट्री के होगे तो फैक्ट्री लिखेंगे, वेज नहीं तो, हाँ। अरे भाई मालूम नहीं है, इंश्योरेंस के आगे अगर फैक्ट्री आ जाता तो डायरेक्ट बन जाता, वरना वो क्या इनडायरेक्ट ही है। बचपन में पढ़ा होगा तुमने, देखिए। तो इनडायरेक्ट सिंपल, रेंट लिखा है अगर, कुछ नहीं लिखा तो फिर ऑफिस का है वो। और वरना वरना फैक्ट्री लिखेगा। ठीक है। सैलरी कुछ नहीं लिखा तो मानी जाएगी वो इनडायरेक्ट। लेकिन अगर ब्रैकेट में फैक्ट्री कर दिया तो क्या मानेंगे, डायरेक्ट। ऐसे। अगर वेजेस लिखा तो इनडायरेक्ट मानते हैं, लेकिन वेजेस के ब्रैकेट में अगर ऑफिस लिख दिया तो इनडायरेक्ट। जरूरी थोड़ी कि सिर्फ मजदूर मजदूर आपकी फैक्ट्री में होंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बोला उसने, ये तुमने बचपन में पढ़ा नहीं, ये तुम्हारी कमजोरी है। वेजेस एंड सैलरी होगा तो डायरेक्ट, सैलरी एंड वेजेस होगा तो इनडायरेक्ट। ये है। दूसरों के कंधे पर रख के बंदूक थोड़ी चलाते हैं। चलो, अब आइए इधर, ये देखिए, कौन कौन से एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में जाएंगे बताइए। वेजेस जाएगा, सैलरीज जाएगा, एम्प्लॉय एंटरटेनमेंट एक्सपेंस नहीं जाता। ठीक है। बोनस जाएगा, ग्रेचुटी जाएगा, देख लेते हैं, जाएगा। मेडिकल एक्सपेंसेस जाएगा, कन्वेंस नहीं जाएगा। अच्छा सुनो, अगर सिर्फ ग्रेचुटी, प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी है तो क्या हो गया, लॉन्ग टर्म। ठीक है। ग्रेचुटी पेबल है तो क्या हो गया, करंट लायबिलिटी, अदर करंट लायबिलिटी। ठीक है, आइए देखिए जरा नीचे, ये रहे, वेजेस, सैलरीज, बोनस, ग्रेचुटी और मेडिकल एक्सपेंसेस। ये एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस और ऑफिस से घर और घर से ऑफिस जाने का खर्चा एम्प्लॉय बेनिफिट नहीं होता, वो तो रूटीन एक्सपेंस है। उसके लिए सरकार, उसके लिए कंपनी उसको पैसा देती है। ट्रेवलिंग एक्सपेंस बोलते हैं, ट्रेवलिंग अलाउंस बोलते हैं उसके लिए, कन्वेंस अलाउंस बोलते हैं उसके लिए। ठीक है जी। आइए चले ऊपर। तो बारी आती है कि आपके पास फाइनेंस कॉस्ट। यहाँ चलें, देखो किस जगह पे पहुंच गए अब हम लोग, ये फाइनेंस कॉस्ट पे पहुंच गए। अब समझना, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग फंड्स। ठीक है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग फंड्स, उसे फाइनेंस कॉस्ट कहते हैं। एक और चीज आएगी जब आप बिजनेस स्टडीज पढ़ेंगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर पढ़ेंगे, तब आएगा आपके पास फ्लोटेशन कॉस्ट। ठीक है।
तो शेयर इशू करने के जो एक्सपेंसेस होते हैं उन्हें फ्लोटेशन कॉस्ट बोला जाता है, ठीक है, शेयर इशू एक्सपेंसेस। और अगर आप लोन लेते हैं तो लोन को रेज करने के लिए जो आपको खर्चे करने पड़ते हैं, लोन प्रोसेसिंग फीस या फाइनेंस चार्जेस, वो आता है कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग फंड्स। कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग इक्विटी क्या होगी, फ्लोटेशन कॉस्ट। और कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग क्या होगी, लोन, वो कहलाएगी कि आपकी प्रोसेसिंग फीस। और कॉस्ट ऑफ इक्विटी वो कहलाएगा डिविडेंड। और कॉस्ट ऑफ डेट वो कहलाएगा इंटरेस्ट। ये बिजनेस स्टडीज में पढ़ोगे आप लोग। सुनो, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कहलाएगी क्या, डिविडेंड। इक्विटी की कॉस्ट क्या है कंपनी पे, डिविडेंड। कहीं लिख लो ना, कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होती है, डिविडेंड होती है। और कॉस्ट ऑफ डेट यानी कि कॉस्ट ऑफ लोन क्या होती है, इंटरेस्ट। कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या कहलाती है, डिविडेंड। और कॉस्ट ऑफ लोन या डेट क्या कहलाती है, इंटरेस्ट। ठीक है। और फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स थ्रू शेयर्स। हाँ, शेयर्स के लिए क्या यूज होता है, फ्लोटेशन कॉस्ट। और लोन के लिए क्या यूज होता है, प्रोसेसिंग फीस या फाइल चार्जेस। मैं एक एग्जांपल बताऊं, देखो, मैंने ना 2006 में एक फ्लैट लिया दिल्ली के अंदर, LIG फ्लैट्स था, ठीक है। मुझे लोन की जरूरत पड़ी और तकरीबन तकरीबन मैंने 6.5 लाख रुपए का लोन ले लिया HDFC से। और मैंने HDFC, कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक में भी क्या डाले, एप्लीकेशंस डाले, ठीक है। तो HDFC वाले से सेटल हो गया, उसने कहा हम लोन देंगे। तो उसने बोला कि लोन, बोला सर फाइल चार्जेस लगेंगे। मैंने कहा फाइल चार्जेस, कितने फाइल लगते हैं, फाइल उस समय करीब करीब 15-10 रुपए, 15 रुपए की फाइल आती थी। मैंने कहा कितनी फाइलें लग जाती होंगी तुम्हारी, कह रहा सर 3 फाइलें लगती हैं। तो मैंने कहा 30 रुपए ले ले यार। तो फाइल चार्जेस के नाम पे मुझसे 15,000 रुपए क्यों ले रहा है। मेरी तरफ देख रहा है, कह रहा सर मजाक कर रहे हो मेरे साथ। मैंने कहा मजाक तो तुम कर रहे हो, फाइल चार्जेस बोल के क्यों पैसा ले रहे हो मुझसे, कौन सी फाइल तुम्हारी मेंटेन होती है, कंप्यूटर में फाइल होगी इतने में तो कंप्यूटर आ जाएगा 15,000 में। कह रहा सर ये आपके लोन की प्रोसेसिंग फीस होती है। तो मैंने कहा लोन प्रोसेसिंग फीस बोल रहा, फाइल चार्जेस के नाम से क्यों ले रहा हूं मुझसे। कह रहा सर बैंक ने टर्म ही वही यूज करी है। तो कभी बोले ना बैंक की फाइल चार्जेस होते हैं, प्रोसेसिंग फीस होते हैं, वो सब आपसे वसूल लिया जाता है। आपने देखा होगा ना, जीरो इंटरेस्ट EMI, सुना है आप लोगों ने, जीरो इंटरेस्ट EMI। लेकिन उस जीरो इंटरेस्ट EMI की जब आप लोन प्रोसेस करते हैं क्रेडिट कार्ड के थ्रू, उसमें आपसे प्रोसेसिंग चार्ज ले लेते हैं 1,000, 1,200, 1,500 रुपए का। वही है उनका इंटरेस्ट, दे अर्न इन दैट वे। तुम्हें क्या लगता है कि कोई चीज फ्री में मिलती है, बिल्कुल नहीं मिलती। ये जो जीरो EMI वाली जो है ना, ये भी प्रोसेसिंग फीस है। या तो उन्हें कौन देगा, बैंक दे देगा कंपनी को, या तुम्हारी जेब से निकलेगा वो पैसा। फ्री में कुछ नहीं होता, इट्स एन एग्रीमेंट बिटवीन देम। तो यहाँ चले आइए आप, तो आपको पता चल गया लोन के केस में क्या होगी, प्रोसेसिंग फीस होगी। और शेयर के केस में क्या होगा, फ्लोटेशन कॉस्ट होगी, है ना। लोन प्रोसेसिंग फीस, आइए देखते हैं यहाँ पर। फाइनेंस कॉस्ट इनकर्ड बाय द कंपनी इन बोरोइंग लोन टेकन बाय इट, ठीक है जी। इट इंक्लूड्स इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोइंग सच एज लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट लिमिट फ्रॉम द बैंक। और क्या होता है, डिपॉजिट, डिबेंचर्स और बॉन्ड्स, इनके ऊपर जो भी आप इंटरेस्ट पे करते हो, जो भी इंटरेस्ट पे करते हो, वो सब क्या कहलाएगा, अरे डेट है ना, लोन की बात कर रहा है। लोन पे तो इंटरेस्ट ही पे करोगे ना, वही आपकी कॉस्ट है, वही आपकी फाइनेंस कॉस्ट है। अभी आगे लिख रहे हैं ना। अच्छा, फाइनेंस कॉस्ट में ये भी इंक्लूड होता है क्या, लोन प्रोसेसिंग फीस दिख रहा है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, ये सब भी इसके अंदर इंक्लूड होता है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, बैंक चार्जेस जो होते हैं वो फाइनेंस कॉस्ट के अंदर नहीं, वो अदर एक्सपेंस की कैटेगरी में दिखाए जाते हैं, क्योंकि वो रूटीन एक्सपेंसेस होते हैं। बिल डिस्काउंट करा दिया, बैंक ने SMS के चार्जेस आपसे काट लिए, वो थोड़ी फाइनेंस कॉस्ट है, ठीक है जी। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, अंडरराइटर को कमीशन दे रहे हो वो, प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, दिस इज ऑल्सो कॉस्ट टू यू। डिबेंचर को प्रीमियम पे रिडम्पशन करना ये आपके लिए कॉस्ट है, डिबेंचर पर डिस्काउंट देना आपके लिए कॉस्ट है। ये सब इसके अंदर इंक्लूड होता है। आइए देखिए नीचे, ये देखिए, बताइए कौन से, इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन ये है, बैंक ओवरड्राफ्ट ये भी है, डिस्काउंट ये भी है, इंटरेस्ट रिसीव्ड नहीं है क्योंकि ये तो इनकम होती है, बैंक चार्जेस नहीं है, और इंटरेस्ट पेड ऑन डिपॉजिट्स ये है। ये सब आपकी क्या है, फाइनेंस कॉस्ट। इज इट ओके, चलो फाइनेंस कॉस्ट हो गया। और चलते हैं आगे। डेप्रिसिएशन किस पे लगता है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट पे लगेगा। डेप्रिसिएशन वहां लगेगा, किस पे लगेगा, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट पे लगता है, ठीक है। और
अमोर्टाइजेशन किस पर लगता है? इंटेंजिबल एसेट्स पे लगता है, ठीक है जी। और इनको राइट ऑफ किया जाता है उसकी यूजफुल लाइफ के अंदर। ये सारे के सारे आपके डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन अलग से करके दिया गया है, ठीक है। ये नॉन कैश एक्सपेंसेस होते हैं, आप अलग कैटेगरी में डाला गया, ठीक है। और डिप्लीशन एक शब्द होता है जो कहाँ यूज होता है? नेचुरल रिसोर्सेज के लिए। ऑयल वेल, ठीक है, गैस रिजर्वेयर्स, है ना। और कोल माइंस, गोल्ड माइंस, इन सब में कोई भी जो मिनरल्स की माइंस होती है वहां पर इस्तेमाल होता है, ये शब्द होता है। आई थिंक दिस इज फाइन विद यू। और आप देख रहे हैं कौन सी कैटेगरी में पहुंच गए हम लोग? डेप्रिसिएशन में यहाँ पहुंच गए, ठीक है, इधर आ गए। देख रहे हैं सारा साथ साथ चल रहे हैं। और अगर जरा रिकॉल करें तो क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने? सबसे पहले पढ़ा क्या? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, टोटल रेवेन्यू, एक्सपेंस ऑफ पहले कैटेगरी कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, फिर स्टॉक इन ट्रेड, फिर चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड। फिर नीचे क्या आया? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। फिर क्या आया? फाइनेंस कॉस्ट। फिर डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन। हो गया यार, यही तो होता है कॉमन सेंस कंपैरेटिव स्टेटमेंट का फॉर्मेट। याद है? ऐसे ही होता है, ठीक है जी। चले इस तरफ चलते हैं, आ जाइए। नेक्स्ट चले जरा। अदर एक्सपेंस में क्या होता है? जो एक्सपेंस ऊपर कहीं कैटेगराइज नहीं होते उन्हें अदर एक्सपेंस की कैटेगरी में बोलते हैं। ये एक्सपेंस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों होते हैं, डिपेंड करता है कि नेचर क्या लिखा हुआ है। जैसे देखो, कैरियज इनवर्ड, कैरियज आउटवर्ड, ये क्या है? अदर एक्सपेंस है। जिसमें से कैरिज इनवर्ड क्या है? डायरेक्ट। और कैरिज इनवर्ड क्या है? इनडायरेक्ट। फ्रेट, कार्टेज, कैरियज, ये क्या है आपके? डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। फ्रेट आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, कार्टेज आउटवर्ड क्या है? इनडायरेक्ट है। फ्रेट इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड, कार्टेज इनवर्ड क्या है? डायरेक्ट है। ऐसे करके, ठीक है। ये सब दोनों तरह के हो सकते हैं, ठीक है जी। दिस इज साइन। हम कहाँ पहुंच गए? हम इधर पहुंच गए थे, अदर एक्सपेंस में। टोटल एक्सपेंस में से, टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस माइनस करके तो क्या निकल कर आ गया? प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आ गया। आपकी बुक में यहीं तक चलता है बस, इसके नीचे नहीं है आपकी बुक में, नहीं है। इसके नीचे नहीं है आपकी बुक में। इट इज नॉट इन सीबीएसई सिलेबस के नीचे वाला नहीं है। देखो कितनी सारी चीजें हैं। एक्सेप्शनल आइटम आते हैं, प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एंड टैक्स। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम माइनस करे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। फिर टैक्स माइनस करा, वो करंट टैक्स हो गया, डेफर्ड टैक्स हो गया, वो माइनस किया। फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। फिर प्रॉफिट पीरियड फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन, प्रॉफिट फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, टोटल टैक्स एक्सपेंस ऑन डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। इतना कहाँ तक जा रही थी, कहाँ तक कहानी जा रही? अर्निंग पर शेयर, बेसिक, डायल्यूटेड, इतना लंबा होता है। लेकिन हमारा सिलेबस ने हमें कहाँ तक रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है? सिर्फ यहाँ तक, टैक्स तक किया हुआ है बस। इतना लंबा नहीं आता। वो मतलब नालायक लोग जिन्हें जिंदगी में कुछ करना नहीं होता, वो इस तरह की ईश्वर से प्रार्थनाएं करते हैं कि प्रभु हमारा सिलेबस। कई लोग तो कहते हैं एग्जाम के अगले एक दिन पहले एग्जाम से पूछते हैं, भगवान बारिश आ जाए, बाढ़ आ जाए, एग्जाम कैंसिल हो जाए, पोस्टपोन हो जाए, ऐसा करते हैं। लेकिन वो नालायक ये नहीं सोचते कि बाढ़, बारिश, तूफान से कितने गरीब लोगों की जिंदगी खत्म होगी। तुम तो एक एग्जाम बच जाएगा तुम्हारा, कोई बात। ठीक है। नोट्स टू अकाउंट्स, एवरीबडी इज अवेयर। बैलेंस शीट का और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का दोनों का नोट्स टू अकाउंट्स बनता है, ठीक है। और फिर ये लास्ट में है आपके पास क्या? कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये भी हम कौन से चैप्टर में पढ़ेंगे? सबसे लास्ट चैप्टर, थर्ड बुक में पढ़ेंगे, ज्यादा डिटेल नहीं है। ये बनाया जाता है किसके हिसाब से? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज के हिसाब से बनाया जाता है, रिवाइज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। उसमें ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज हमारे साथ साथ चलती हैं, ठीक है। अभी बहुत सारी थ्योरेटिकल चीजें हैं जो कि आपने बचपन में पढ़ी थी। कि ऑब्जेक्टिव क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के? टू प्रोवाइड फाइनेंशियल डेटा फॉर इकोनॉमिक रिसोर्सेज, मतलब आपकी बैलेंस शीट की एसेट्स और लायबिलिटी की इंफॉर्मेशन देने के लिए। टू शो इम्प्लीकेशन ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट इन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन एंटरप्राइज, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है। कैश फ्लो बनता है इसलिए ऑपरेटिंग कैश कितना है आपके पास। इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्वेस्टिंग मतलब एसेट्स बेच के और एसेट्स खरीद के कितना पैसा आया। फाइनेंसिंग मतलब कर्जा ले दे के कितना आया। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में अगर आपका इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग ज्यादा होगा तो इसका मतलब क्या है? या तो आप इन्वेस्ट कर रहे हो बहुत ज्यादा, और या आप क्या कर रहे हो? बोरोइंग कर रहे हो बहुत ज्यादा, तो अच्छी सिचुएशन नहीं है। लेकिन अगर ऑपरेटिंग से प्रॉफिट ज्यादा इनकम है, इसका मतलब यू आर इन अ साउंड पोजीशन, ठीक है। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट कैश फ्लो टू इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स फॉर असेसिंग, कंपेयरिंग, इवेल्युएटिंग द पोटेंशियल कैश फ्लो ऑफ द अमाउंट। सफिशिएंट रिलायबल इंफॉर्मेशन पता चलती है आपको जो पार्टीज इंटरेस्टेड होते हैं उनके लिए। ट्रू एंड फेयर व्यू बनता है बिजनेस का। और इफेक्टिवनेस ऑफ मैनेजमेंट पता चलती है। टुवर्ड्स द यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑफ बिजनेस, बिजनेस के एसेट्स को कैसे यूज करा, वो प्रॉफिट से पता चलता है आपका, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से पता चलता है आपका। और बिजनेस अफेक्टिंग द सोसाइटी, आपने
कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में कितना खर्चा करा, ये भी आपका कैश फ्लो से पता चल जाता है आपको, और आपके स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से पता चलता है। अकाउंटिंग पॉलिसीज डिस्क्लोज करी जाती है कहाँ, नोट्स टू अकाउंट्स में। लोगों को पता चलता है हाउ फेयर एंड हाउ मच अडॉप्टिव एंड रिसेप्टिव यू आर फॉर कंट्रीज अकाउंटिंग पॉलिसीज या कंट्रीज लीगल फ्रेमवर्क, ये वाला। और चलिए थोड़ा सा एसेंशियल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या क्या चीजें हैं भैया। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पता चलती है, ठीक है जी, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पता चलती है। फैक्चुअल बोला था हमने, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होती है किसके बारे में, फाइनेंशियल पोजीशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता चलती है। फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है बैलेंस शीट से, और प्रॉफिटेबिलिटी किससे पता चलता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। सिर्फ जानना जरूरी है। और याद करो, बचपन में पढ़े थे आपने क्या, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। याद है किसी को क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स? अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स, क्या होनी चाहिए, कंपेरेबल होनी चाहिए, क्या होने चाहिए, वेरीफाइबल होने चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा क्या होने चाहिए, रेलेवेंट होने चाहिए, रेलेवेंट, ठीक है। रेलेवेंसी का एग्जांपल मैंने दिया था आपको बचपन में अच्छा खासा। रेलेवेंस रेलेवेंट होने चाहिए, और क्या होना चाहिए, टाइमलीनेस होना चाहिए। जब आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तब वो आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए, टाइमलीनेस उसे कहते हैं, ठीक है। आपका, आप देखते होंगे क्वार्टर थ्री के रिजल्ट्स जो होते हैं, क्वार्टर फोर के मिड में आ जाते हैं। क्वार्टर थ्री कब खत्म होगा, सितंबर में? नहीं, क्वार्टर थ्री खत्म होता है दिसंबर में। तो क्वार्टर थ्री के रिजल्ट कब आ जाएंगे, फैब 15 ऑस्पिशियस डे के दिन रिलीज हो जाते हैं, उस तक रिलीज होने चाहिए, ऐसा करके। क्वार्टर वन के रिजल्ट्स कब आने चाहिए, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 15 अगस्त तक आ जाने चाहिए। वो टाइमलीनेस कहलाती है। उसके बियॉन्ड जाएंगे तो कोई फायदा नहीं है। उससे पहले भी आ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। पार्टीज इंटरेस्टेड कौन कौन सी होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के में, अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। पार्टीज इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस एंड पार्टीज इंटरेस्टेड इन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, आपने बचपन में पढ़ा था। वही तो लोग हैं सारे के सारे। कौन कौन से लोग हैं आपके, इंटरनल यूजर। इसमें सिर्फ मैनेजमेंट यूज किया था हम लोगों ने, तब भी मैनेजमेंट किया था। क्यों नहीं, एम्प्लॉय को आप उतनी इंफॉर्मेशन देते जितनी बाकी बाहर वालों को दे रहे हो। क्या एम्प्लॉयज को अपने बिजनेस सीक्रेट देते हो, अपनी क्रूशियल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देते हो, नहीं देते हो। इसलिए आउटसाइडर की कैटेगरी में डाल दिया। तो जो शेयर होल्डर है वो आउटसाइडर्स, वो क्या जानना चाहते हैं, वो फाइनेंशियल पोजीशन जानना चाहते हैं, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ जानना चाहते हैं, और कैश पोजीशन जानना चाहते हैं बिजनेस की, कि कहीं आप इंसॉल्वेंसी में तो नहीं जाने वाले। एम्प्लॉयज क्या जानना चाहते हैं, एम्प्लॉयज इंटरेस्टेड होते हैं फाइनेंशियल क्या, कि भाई उनको बोनस कितना मिलेगा, सैलरी और वेजेस कितने मिलेंगे, इंसेंटिव्स क्या मिलेंगे, इसके लिए इंटरेस्टेड होते हैं। बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किससे इंटरेस्टेड होते हैं, वो जानना चाहते हैं कि आपकी वर्थ क्या है, कि आपको लोन प्रोवाइड करें ना करें, आपकी क्रेडिट वर्दीनेस क्या है, इसके लिए इंटरेस्टेड होते हैं। इन्वेस्टर और पोटेंशियल इन्वेस्टर्स ये जानना चाहते हैं कि इज इट रिस्की टू इन्वेस्ट इन योर बिजनेस और नॉट, विल दे गेट इन रिटर्न इन योर इन्वेस्टमेंट और नॉट, ये इसलिए जानना चाहते हैं। क्रेडिटर क्या जानना चाहते हैं, कि तुम्हें उधार सामान बेचे ना बेचे, या जो तुम्हें सामान उधार बेचे उसकी रिकवरी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, उसके लिए इंटरेस्टेड होते हैं। गवर्नमेंट इस अथॉरिटीज क्या जानने के लिए, वो टैक्स के इम्प्लीकेशन, और जो पॉलिसीज है गवर्नमेंट की उनको आप कैरी कर रहे हो नहीं कर रहे हो, सरकार के रूल रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हो नहीं कर रहे हो, वो जानने के लिए इंटरेस्टेड होता है। और सेबी, एक देखा ना, पार्टनरशिप में और सोल प्रोप्राइटरशिप में सेबी तो होता ही नहीं था। तो कॉर्पोरेट यानी कंपनीज एक्ट के अंदर जितनी भी चीजें होंगी, कंपनी एक लिस्टेड कंपनी अगर है तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन सेबी के पास तो जानी ही जानी है ना। अभी आप पढ़ेंगे ना जब फाइनेंशियल मार्केट्स, तब वहां सेबी का रूल आएगा, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये, ठीक है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट की लिमिटेशंस जो आपके सामने हैं, किताब से उठाया हमने, कुछ नहीं करा। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स होते हैं भैया, पास्ट की इंफॉर्मेशन होती है, फ्यूचर का इम्प्लीकेशन नहीं पता चलता। और अफेक्टेड बाय एस्टिमेट्स, काउंटिंग में कई सारी चीजें क्या होती है, एस्टिमेशन पे चलती हैं। जैसे क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट या मार्केट विच एवर इज लेस, एस्टिमेशन ही तो है। एस्टिमेटेड सेल क्या होगी, एस्टिमेटेड प्रॉफिट क्या होगा, एस्टिमेटेड रेवेन्यू जनरेशन क्या होगा, एस्टिमेटेड फ्लो ऑफ कैश क्या होगा, सब एस्टिमेट्स तो हैं, जो एस्टिमेट्स पर बेस्ड होती हैं, ठीक है। और अलग अलग अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस फॉलो होती हैं, तो रिजल्ट भी क्या निकलते हैं अलग अलग। आप डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन से लगाते हो, रिटर्न डाउन से लगाते हो, सब देयर आर 14 मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन जो इनकम टैक्स एक्सेप्ट करता है। हर मेथड का अलग अलग इम्प्लीकेशन पड़ता है, तो अकाउंटिंग पॉलिसीज में फर्क होता है, ठीक है। और क्वांटिटेटिव एलिमेंट्स क्या करे जाते हैं, इग्नोर करे जाते हैं, कि वर्कफोर्स की लॉयलिटी, आपके मैनेजर की इफेक्टिवनेस, ठीक है, आपके मैनेजरियल लीडर्स की इंटेंसिटी टू वर्क, वो सब कहीं नहीं दिखता इसमें। ये सब क्या होते हैं, इग्नोर करे जाते हैं।
प्राइस में होने वाले चेंजेस को आप इग्नोर करते हैं। कोई प्रोजेक्ट आपने स्टार्ट किया, जैसे एक प्रोजेक्ट आपने स्टार्ट किया, मान लो मान लो आपने कोई एसेट्स खरीद ली थी 10 लाख रुपए की, या मान लो आपने कोई पीस ऑफ लैंड खरीदा ग्रेटर नोएडा में 10 लाख रुपए का 1995 में। आज वो 150 करोड़ का हो गया। आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कितने का दिखेगा? 10 लाख का ही दिखेगा वो तो, है ना? तो प्राइस में होने वाले चेंजेस करे जाते हैं क्या? इग्नोर करे जाते हैं, उनको नहीं लिखा जाता, ठीक है। और हर पार्टी की का जो पर्पस होता है वो फुलफिल नहीं हो सकता इसमें। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बनाई जाती है बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ। उन्हें कोई मतलब नहीं है सरकार इसे कैसे यूज करेगी, उन्हें कोई मतलब नहीं रिसर्चर कैसे। रिसर्चर बोलता है सर आप अपनी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ऐसे बनाए कि मुझे रिसर्च करने में आसानी हो, कहते हैं अबे हेल, भाड़ में जा तू, तेरे चक्कर में अकाउंटिंग खराब करेंगे अपनी, तुझे जो निकालना निकाल। नहीं करेंगे वो ऐसा। तो इससे सब पार्टी के पर्पस सॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है। फिर यहाँ आता है स्कैन फॉर एडिशनल इलस्ट्रेशन, ठीक है। तो पता क्या होता था? मैं पहले क्या होता था पहले इसका एडिशनल कौन चाहिए, लोगों को यही भारी पड़ती है, कौन एडिशनल चाहता है। पहले क्या होता था, टीएस ग्रेवाल में ना पीछे लिखा रहता था, स्कैनर बोलते थे उसको, स्कैनर एक बड़ी पॉपुलर टर्म है, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग और कंपनी सेक्रेटरीशिप के वॉल्यूम्स आते, इसलिए 10 सालों के पेपर, जब 10 ईयर पेपर होते हैं ना ऐसे आते, उनको स्कैनर बोला जाता है सीए में। तो इन्होंने भी स्कैनर शब्द यूज कर दिया, ठीक है। तो जब अब इस साल तो उन्होंने क्या कर दिया, किताब के पीछे लिख दिया पास एग्जाम क्वेश्चंस। लास्ट ईयर में बोलता था जरा स्कैनर को पीछे स्कैनर खोलो, पहले के लोग फोन खोलते थे, इसे स्कैन करने लग जाते। ये स्कैनर जो है इनको जब आप खोलेंगे तो आपको बहुत अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे, उनके आंसर्स भी मिलेंगे। तो जिन्हें लगता है कि वो 30 मार्क का तूफानी बंदा बन चुका है, तो फिर इन्हें स्कैन करें, इन क्वेश्चंस को करें। देखिए मेरी बात समझना, 95% आपके नंबर आ जाएंगे अकाउंटेंसी में अगर आप टीएस ग्रेवाल को सीबीएसई के अंदर इसके इलस्ट्रेशन एक्सरसाइज और पास ईयर की क्वेश्चन कर दे तो वहीं आ जाएंगे, प्लस मेरे नोट्स को मिला दी। लेकिन अगर आपको 95 से ऊपर जाना है 100 तक, तब आपको क्या करना पड़ेगा, 40 सैंपल पेपर भी करने पड़ेंगे। कितने सैंपल पेपर? 40 सैंपल पेपर। चार नहीं बोल रहा मैं, 14 नहीं बोल रहा मैं, 40 बोल रहा हूँ। और जो बच्चे करके गए 99 वाले, वी हैव डन 30 से 40 के रेंज में सैंपल पेपर करके चले गए वो। तो कितना आसान है, अक्टूबर में सिलेबस खत्म मेरा, ठीक है। उठाइए सैंपल पेपर, घर पे करना शुरू करिए, पहले सॉल्व वाले करिए फिर अनसॉल्व। जो बच्चा ये सोच के चलेगा नहीं पहले मैं सिलेबस पूरा करूंगा तब सैंपल पेपर करूंगा, उससे बड़ा मूर्खों की 3 कैटेगरी, मूर्ख, महामूर्ख और वज्र मूर्ख। तो वो क्या है? वज्र मूर्ख है, ठीक है। वज्र शब्द आया है इंद्र की गदा से, इंद्र का जो शस्त्र है उसे वज्र बोलते हैं। और महर्षि दधीचि की जो हड्डियों से बना हुआ है, मतलब ऐसा खतरनाक अस्त्र है, मतलब समझ लो न्यूक्लियर वॉरहेड है वो। तो मूर्खों की वो कैटेगरी को बोलते हैं वज्र मूर्ख। तो जो बच्चा ये बोलेगा नहीं सर पहले मैं सारा सिलेबस पूरा करूंगा, ये 2 साल लग जाएंगे, नहीं होगा, ठीक है, वज्र मूर्ख है वो। चाहे तुम्हारा सिलेबस हो, चाहे तुम्हारा इश्यू शेयर्स पूरा हो, चाहे तुम्हारा डिबेंचर पूरा हो, चाहे ना हो, क्या फर्क पड़ता है। स्टार्ट सॉल्विंग सैंपल पेपर्स। इतने सैंपल पेपर सॉल्व करोगे उतने ही नंबर की प्रोपोर्शनलिटी प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ती चली जाएगी। इट इज ट्रू इन एवरी सब्जेक्ट। हाँ बिजनेस स्टडीज में 10 कर लो, अच्छा हो जाता है। इकोनॉमिक्स में 10 से 15 कर लो, काम चल जाता है। मैथ्स में भी 30-40 सैंपल पेपर करो, देखो कैसे नहीं आएंगे 100 नंबर आपके, आएंगे। बिजनेस स्टडीज में अगर आप 10 सैंपल पेपर ढंग से कर लेते हो, यू विल टच 100 मार्क्स, ठीक है। इको में आप 15 कर लेते हो, 20 कर लेते हो, टच कर लोगे। अकाउंटेंसी मैथ्स में 40-40 चाहिए होंगे, ठीक है। इंग्लिश में मेरे ख्याल से 5 से 10 सफिशियंट होते हैं। एग्जाम से कुछ पहले अगर आप, एग्जाम से 2-3 महीना पहले अगर आप कर लेते तो अरे पहले बंद कहा होगे, अब तो बहुत बचा है। हाँ, और चलिए आगे, आइए इधर देखिए जरा, कुछ क्वेश्चन एग्जाम में आए थे। बैलेंस शीट इज अ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन एंटरप्राइज, क्या कहलाती है वो? पीरियड ऑफ टाइम, फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। क्या होता है? एट अ पॉइंट ऑफ टाइम होती है। क्या होती है ये? एट अ पॉइंट ऑफ टाइम होती है। 2020 में एमसीक्यू क्वेश्चन आया था ये वाला। अच्छा देखिए जरा, डिबेंचर रिडीमेबल आफ्टर 10 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यूज, क्या कहलाते हैं भाई? लॉन्ग टर्म बोरोइंग कहलाते हैं, है ना। इनमें से शॉर्ट टर्म प्रोविजन कौन सा है, बताओ। हाँ कौन सा है? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय जब जाएगा तब। इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू, इंटरेस्ट एक्रूड ये लॉन्ग टर्म वाले हो जाते हैं। ये प्रोविजन फॉर टैक्स शॉर्ट टर्म कहलाता है। हर साल आपको करना पड़ता है इसके लिए प्रोविजन,
ठीक है। ये बहुत कुछ है देखने के लिए। मनी रिसीव अगेंस्ट वारंट कहाँ दिखाई जाती है बैलेंस शीट में? शेयर होल्डर फंड्स के अंदर तीन ही तो आइटम होते हैं, शेयर कैपिटल, रिजर्व, सरप्लस एंड मनी। अच्छा, एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट कहाँ दिखाई जाती है? इंडिपेंडेंट आइटम है अंडर इक्विटी एंड लायबिलिटीज में, ऐसा करके। शेड्यूल 3 हैज प्रिस्क्राइब्ड किसका फॉर्मेट? कौन सा फॉर्मेट? वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल नहीं, वर्टिकल फॉर्मेट। ठीक है, वर्टिकल फॉर्मेट। हाँ वर्टिकल, अरे बैलेंस शीट वर्टिकल फॉर्मेट तो है। इन्हें मैच करें जरा। इन्वेस्टर्स, सप्लायर्स, गवर्नमेंट, कौन सा मैच करेगा बताइए जरा। इन्वेस्टर्स, सबसे पहले देखिए गवर्नमेंट किसमें इंटरेस्टेड है? टैक्सेशन वाली में, ये जुड़ गया। इन्वेस्टर किसके लिए इंटरेस्ट, मैनेजमेंट किसके लिए इंटरेस्टेड है? सप्लायर क्रेडिटर किसके लिए इंटरेस्टेड है? देयर ड्यूज इन टाइम। अब आप देखिए किसके अंदर दिख रहा है, इसमें से किसके अंदर दिख रहा है? ठीक है, ऐसे इससे जल्दी कर सकते हैं, देख लीजिए। इसके बाद इन्वेस्टर कहाँ इंटरेस्टेड है? बेटर रिटर्न्स में। तो फर्स्ट का बी कहाँ दिख रहा है? फर्स्ट का बी एक तो यहाँ दिख रहा है, और यहाँ दिख रहा है ना? तो कौन सा बनेगा आपका आंसर? ये वाला। और चलिए आगे। कॉस्ट एडवांस कहाँ दिखता है बैलेंस शीट में? अदर करंट लायबिलिटी में। लूज शूज कहाँ दिखता है? फास्टिंग और आंसरिंग, इन्वेंट्री। ऐसे ही। सरप्लस कहाँ दिखता है? रिजर्व सरप्लस में दिखता है। ठीक है, और चलिए आगे। कंप्लीट बैलेंस शीट, डेबिट बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ दिखाया जाता है? डाटा है फिश, कहाँ दिखता है? एज ए डिडक्शन इन रिजर्व सरप्लस करके दिखाया था आपको मैंने। हाँ, प्रॉफिट लॉस डेबिट बैलेंस का मतलब नेगेटिव बैलेंस प्रॉफिट का, ऐसा दिखता है ना? ऐसे बैठे हैं इग्नोरेंट, मतलब चेहरे पे ज्ञान की एक रोशनी, एक किरण तक नहीं पड़ी तुम लोग आगे बैठे हुए लोग। ऐसे देख रहे ये क्या हो रहा है? हाँ? किसे कहते हैं? टेबुलर रसा। साइकोलॉजी में टर्म्स, टेबुलर रसा मतलब क्लीन स्लेट। अभी अभी साफ करिए, बिल्कुल गीले कपड़े से साफ करिए, वो बने हुए हैं सारे। ठीक है जी। इनमें से कौन सी सब हेड है करंट असेट्स के अंदर? नहीं है ये। नॉट है, हाँ नॉट। नॉट कौन सी? नॉट कौन सी बताओ? ट्रेडमार्क क्या चीज होती है? क्या होती है? मैं बताओ, अच्छा ट्रेडमार्क होगा कहाँ फिर बताओ? प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स में, इंटेंजिबल के अंदर, है ना? ओ, आई डिड न्यू दैट, है ना? अच्छा, चलो ये बताओ कि शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट कहाँ दिखता है? शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट कहाँ दिखता है? बताओ। बहुत बढ़िया। है? तुम्हें देख के मन करता है कैमरे के सामने चांटे मारो अपने गाल पे। अपने शर्म की बात है, 2 क्लास पहले पढ़ाया था। अरे रिजर्व सरप्लस में से रिजर्व का पार्ट नहीं था वो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान के अंदर। अच्छा, कैपिटल एडवांस कहाँ दिखता है तुम तो बाबा? हाँ। हाँ, खोल के देख किताब को, कहाँ दिखता है? अरियर्स ऑफ फिक्स क्यूमुलेटिव डिविडेंड्स कहाँ दिखते हैं? आई, आई। कंटीजेंसी लायबिलिटी, नया टर्म इसको, थप्पड़ मारो मेरे गाल पे कोई। कंटीजेंसी लायबिलिटी क्या होता है? कंटीजेंट लायबिलिटी, है ना? हाँ, अच्छा, ठीक है। फुट नोट में। हाँ, मतलब इसे कहते हैं ना, बढ़िया से। मतलब मुझे इस क्लास में हवन कराने की जरूरत ही नहीं पड़ती है कभी। ओम नमः सब बचता है, हर रोज मंत्र का जाप होता है यहाँ पर, अच्छे से। बढ़िया सफाई होती है यहाँ पर। क्लेम अगेंस्ट द कंपनी नॉट एक्नॉलेज एज ए डेट, क्या करूं? हाँ, इनमें से किस कैटेगरी के अंदर आता हो? वो बोल दिया, एक ने बोल दिया।
अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट, विच एसेट्स इज शोन एज अ फर्स्ट एंट्री? फिर आस्किंग और आंसरिंग। फर्स्ट एंट्री, अरे भैया बैलेंस शीट के अंदर पहला आइटम क्या दिखता है एसेट्स के अंदर? इनमें से कौन सा दिखता है? अरे बाप रे बाप। नॉन करंट एसेट्स पहला आइटम है, उसके अंदर आता है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। कॉस्ट इन एडवांस कहाँ शो करी जाती है भाई? ये क्या होता है? कॉस्ट इन एडवांस, ये क्या होता है? अच्छा जी, बैलेंस शीट के अंदर सिक्योरिटीज प्रीमियम कहाँ शो किया जाता है? शेयर कैपिटल के अंदर। मरहबा, सुभान अल्लाह। हाँ। ऑपरेटिंग साइकिल क्या चीज होती है? ऑपरेटिंग मेट्रो, ऑपरेटिंग बस, ऑपरेटिंग साइकिल। ये देखिए, इसका बताइए जरा, ऑपरेटिंग साइकिल कितने महीने का है? ऑपरेटिंग साइकिल बताइए कितने महीने का? 2 महीना, 3, 3.5 महीना, 4.5 महीना, 5 महीना, 6 महीना, 6 महीने का ऑपरेटिंग साइकिल है। सिंपल। ठीक है जी। अब यहाँ देखिए, कंपनी का ऑपरेटिंग साइकिल 18 महीने का था और पेमेंट 24 महीने की है, तो किस कैटेगरी में दिखेगा ये? अबे करंट के अंदर दिखेगा, ऑपरेटिंग साइकिल से कम है वो। हाँ, पेबल ज्यादा है, फिर ठीक है, क्योंकि 12 महीने से ज्यादा है, फिर ठीक है। मैं ये वाला, इधर देखिए, ऑपरेटिंग साइकिल 20 महीने का और रिसीवर रिलायंस का 20 महीने करंट में। ऑपरेटिंग साइकिल कितना है? एक्सपेक्टेड रिसीव 8 महीने में, ऑपरेटिंग साइकिल 6 महीने का करंट है। ठीक है जी। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या इंक्लूड नहीं होता? अरे इन्वेंट्रीज इंक्लूड नहीं होती हैं, स्टॉक इंक्लूड नहीं होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। ये बताइए जरा, ऐसा क्वेश्चन, कंपनी का ऑपरेटिंग साइकिल 8 6 महीने, कंपनी का ऑपरेटिंग साइकिल कितने महीने का? 8 महीने का। अकाउंट रिसीवेबल कितने के हैं? 1 लाख रुपए के हैं, और जिसमें से 60 हजार क्या है? 11 महीने में रिकवर होने हैं। तो देखिए, 1 लाख रुपया था, जिसमें से 60,000 क्या है? 11 मंथ्स, और जो 40 हजार हैं वो बियॉन्ड है। तो बताइए, 60 क्या करंट एसेट्स है, 40 क्या है? नॉन करंट एसेट्स की कैटेगरी में चल रही है ना? अरे माथा तो क्या हमारा, तो कहाँ पढ़ाया जा रहा है बुड़बक मास्टर, क्या पढ़ा रहे हैं? क्या? अच्छा, क्या हो गया? ये तुम्हारी आवाज है, निकम्मे में बता रहा हूँ, नंबर लाया नहीं है। ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस के पहाड़ पे चढ़े रहते हो तुम। आना तुम्हारी मर्जी से, जाना मेरी मर्जी से, वरना हमेशा के लिए चले जाओ। देखिए आगे, 1 मिनट एक्स्ट्रा क्या बैठा दिया उन्होंने, नीचे कांटे उगाए तुम्हारे, कैक्टस लग गई तुम्हारे नीचे। तमीज आदमी। ये सब रिकॉर्डिंग में ज्यादा शर्म आती है, लोग सुनते होंगे क्या कहते होंगे। ये पढ़िए जरा, प्रदर्शन रीजनिंग है। इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू एंड इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू आर शोन अंडर द करंट लायबिलिटी, बात बिल्कुल ठीक है। सिंस बोथ इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू एंड इंटरेस्ट एक्रूड ड्यू आर पेबल विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट, दे आर शोन अंडर द करंट लायबिलिटी। दोनों ठीक है, प्रदर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो भाई, आपकी किताब के पीछे सफिशिएंट मटेरियल है एमसीक्यू बेस्ड भी। ठीक है, मैंने बार बार बोला, ओजवाल पकड़ लो, अरिहंत पकड़ लो, आपकी क्वेश्चन बैंक पकड़ लीजिए, सीयूटी वाला वो पकड़ लीजिए, नहीं तो डीके गोल की भी किताब आ गई है अब तो मार्केट में। और सुनो, सैंपल पेपर भी आ गए हैं मार्केट में, अक्टूबर में जाके खरीद लेना, नए वाले आएंगे तो। ऐसा कर लिया। ठीक है, अब आ गए हैं बाराती कुछ और, बंद करते हैं वाइंड अप। अब ये जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए, देखो ये वाले हैं। एक मैं दिखा रहा हूँ क्वेश्चन, हमने अपने छोटे से स्कूल के पेपर में दिया था एक बार ऐसे क्वेश्चन। उन्हें डिबेंचर से बेस्ड था, डिबेंचर के इंटरेस्ट से रिलेटेड था क्वेश्चन, वो मुझे दिख नहीं रहा। यहाँ था वो क्वेश्चन, देखो ये रहा, शायद इधर है, ये रहा। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, देख रहे हैं? 2 लाख के 10% डिवेंचर थे, इंटरेस्ट हाफ ईयरली दिया जाना है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 31 मार्च तक दिया जाना है। हाउ विल इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर शोन अंडर द हेड करंट लायबिलिटीज? याद आ रहा है कुछ ऐसा क्वेश्चन?
यूटी में दिया था एक क्वेश्चन ऐसा, इंटरेस्ट कैलकुलेशन का क्वेश्चन था। चलिए कोई बात नहीं। अब तुम्हारी दिमाग पे ज्यादा बोझ ना रख के क्लास वाइंड अप करते हैं। ठीक है। इतना स्ट्रगल मुझे मंडे वेडनेस के साथ नहीं करना पड़ता, दे आर रेडी टू एक्सेप्ट। चलिए, लेट्स वाइंड इट अप टुडे।